हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हम सीटेट पे डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। इवन रिसेंटली आपको डिजी लॉकर से कैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड करें उस पर भी हमने डिस्कशन किया और बताया था कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में कि सीटेट कब तक एक्सपेक्टेड है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन और क्वेरी आ रही है कंटिन्यूस कि हम सीटेट को कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इवन क्या प्लान करें आगे आने वाली वैकेंसीज का और किस तरह से रहने वाली है टाइम फ्रेम, एक एक्सपेक्टेड डेट्स जो रहती हैं वो क्या रह सकते हैं। तो आज का जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा कि एक्सपेक्टेड टाइमलाइंस क्या रहने वाली है सीटेट जुलाई 2025 की। जैसा है कि आपको पता है सीटेट साल में 2 बार होता है, जो कि एक अभी रिसेंटली दिसंबर में एग्जाम हुआ, जनवरी तक वो कंप्लीट हुआ और अभी का जो एग्जाम है वो एक्सपेक्टेड है, या फिर हम कह सकते हैं जो इस साल का जिसका एप्लीकेशन आने वाला है, फर्स्ट एग्जाम होगा वो सीटेट का फॉर दिस ईयर और उसका एग्जाम होगा एक्सपेक्टेड आपका जुलाई में। जिसके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन, देखिए नोटिफिकेशन का जो टाइम फ्रेम है आपको लगभग फरवरी मिड से लेके आपका मार्च फर्स्ट वीक तक हम कह सकते हैं। तो आप मोटा मोटा अगर समझेंगे तो आपके पास 15 फरवरी के बाद से टाइम बनता है कि 15 फरवरी से लेके, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है कंप्लीट, 15 फरवरी से लेके आपका जो जाता है वो टाइम जाता है करीबन 10 मार्च तक का। ये एक्सपेक्टेड है कि आप इसके बीच में आपका जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाता है जनरली, ठीक है, क्योंकि यहां से ही फिर आगे ये जुलाई तक कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है, पूरी जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट कैसे होती है वो मैटर करेगी कि आपका नोटिफिकेशन कब आता है। नोटिफिकेशन जैसे ही आपको आता है वहीं से तुरंत ही क्या होता है, आपका एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप यहां से मान के चलते हैं कि 10 मार्च तक भी, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, तो ऐसे केस में आपको एप्लीकेशन सेम डे से स्टार्ट होगा जैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वहीं से जो एप्लीकेशन अराउंड 1 मंथ हम कह सकते हैं 1 मंथ जो आपका है वो ऑलमोस्ट आपको लगता है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए कि आपके पास 1 महीने का टाइम होता है कि आप उसके बीच में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हैं, पेमेंट सेंटर वगैरह सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास मोटा मोटा यहाँ पे होता है 1 मंथ। तो अगर आप मान के चलते हैं कि मार्च इनिशियली 1 तारीख पे आपको क्या मिलता है कि आपको सीटेट का फॉर्म या नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो 1 महीना ऑलमोस्ट मार्च का मंथ आपके पास चला जाता है इसमें आपका फॉर्म फिलअप करने में। तो उसके बाद आपके पास मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, यहां से आपको जो टाइम मिलता है वो 3 मंथ का टाइम, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का टाइम क्या है आपको मिलता है लगभग प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीरियसली करना चाहते हैं, एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो 3 मंथ का टाइम एक अच्छा टाइम है सीटेट को करने के लिए। इवन मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप प्रिपरेशन को अभी भी धीरे धीरे से स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें भी कोई बुरा ऑप्शन आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप जितना अच्छे से प्रिपेयर करेंगे उतना सीटेट में अच्छा स्कोर होगा। सीटेट पेपर 2 देने वाले तो वैसे भी जानते हैं कि वो टीजीटी लेवल में आगे कॉम्पीट करने वाले हैं, तो उसका स्टैंडर्ड ऑलरेडी अच्छा होता है। तो आगे आने वाले टाइम में आपको क्या है कि आपको अच्छा ऑप्शंस मिलेंगे, अच्छी प्रिपरेशन रहेगी और इवन टीजीटी लेवल एक अच्छा एग्जाम होता है, तो आपको प्रिपरेशन भी अच्छे लेवल पे करनी है। और 2025 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे ईएमआरएस की टर्म हो या फिर यूपी में आने वाली वैकेंसीज हो जिसमें आपकी जीआईसी की भी एक्सपेक्टेड है। तो ऐसी वैकेंसीज जो है 2025 में एक्सपेक्टेड है, तो आप लोगों को प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अदरवाइज आपके पास एप्लीकेशन से भी लगभग 3 मंथ का टाइम आपको टोटल मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम में आपको क्या है, जुलाई में आपका एक्सपेक्टेड है और जुलाई में भी लगभग फर्स्ट वीक में, ठीक है, फर्स्ट वीक में आपके पास क्या होगा, ऑप्शन होगा कि लगभग आपका एग्जाम होगा, जैसे लाइक 5 से 7 या 10 तारीख जुलाई में आपका एग्जाम जनरली हो सकता है। ऐसे केस में जैसे ही आपका फॉर्म यहाँ से डिले होता है, लेट होता है, तो ऐसे केस में आपको क्या होगा, एग्जाम की भी डेट में वेरिएशन देखने को मिल सकता है। अदरवाइज आप मान के चलिए जुलाई के आपको फर्स्ट वीक में आपको सीटेट का एग्जाम आने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एटलीस्ट प्रिपरेशन भी रखनी है। आने वाले टाइम में आपको आगे एग्जाम भी क्रैक करने हैं, तो उस हिसाब से आप पूरा प्लान करके चले। रिजल्ट, तो रिजल्ट के और आपके पास एग्जाम के बीच में लगभग यहां से भी क्या है, ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम आपको मिलता है। इसमें लगभग 15 दिन का टाइम लगता है आपको। फर्स्ट इनिशियल जो आपके आंसर की है वो 10 से 15 दिन के बीच में आपको आंसर की मिलती है। आंसर की के 10 से 15 दिन के बाद आपको फाइनली रिजल्ट मिल जाता है। तो कंप्लीट प्रोसेस में लगभग 25 से 30 दिन का टाइम लगता है कि आपका एग्जाम हुआ और उसके बाद आपका रिजल्ट मिला। तो अगर आपका जुलाई फर्स्ट वीक में एग्जाम होता है तो ऐसे केस में जो रिजल्ट है वो आपको अगस्त के स्टार्टिंग के 10 तारीख 12 तारीख के आसपास तक मिल सकता है। तो ऐसे केस में लगभग आपका रिजल्ट भी जो होगा वो फर्स्ट
वीक में ही आपको देखने को मिल जाएगा। किसमें? यहां से आगे आपके पास अगस्त, ठीक है, जुलाई में एग्जाम हुआ और आपका रिजल्ट आया। अब इसके बाद आने वाली सभी वैकेंसीज या फिर ड्यूरिंग दैट टाइम जब आपका रिजल्ट वेटिंग में होगा, आप तब भी अगर काफी सारे एग्जाम्स भरते हैं कि आपका हो सकता है कि कोई एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है एट दैट मोमेंट और आपको फिल करना है और आपका रिजल्ट अवेटिंग है, तो आप तब तक वेट करेंगे जब तक रिजल्ट आ जाए, या फिर उसमें कंसिडरेशन रहे कि सीटेट को भी कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज आपके पास अगस्त में मिड तक ये मान के चलिए कि सीटेट 2025 में आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद से आने वाली सभी जो वैकेंसीज में आप एग्जाम में भी बैठ सकते हैं। तो यहाँ तक एटलीस्ट आपको ये प्लान करके रखना चाहिए कि मैं आने वाली कौन कौन सी वैकेंसीज को टारगेट करने वाला हूँ और उनको टारगेट करने के साथ साथ मैं कैसे जल्दी से जल्दी जॉब ले सकता हूँ, कि 2025 इंपॉर्टेंट होने वाला है। मल्टीपल वैकेंसीज आपको देखने को यहाँ से मिलने वाली है और यही एक्सपेक्टेड है। बाकी देखना होगा टाइम के साथ कि क्या क्या वैकेंसीज हमें देखने को मिलता है, लेकिन अच्छी उम्मीद है। वैलिडिटी अब ये लाइफ टाइम होती है, ठीक है। सर्टिफिकेट अगर आपने एक बार पास कर लिया है तो उसके बाद आपको बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती। तो जो सर्टिफिकेट है इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है और इसको आप अभी लास्ट टाइम भी मैंने एक डिस्कशन किया था वीडियो में जिसमें सीटेट की वैलिडिटी को लेके भी क्वेश्चंस था। तो सीटेट की वैलिडिटी में भी एक्सप्लेन किया है लाइक कि सीटेट की इंडिविजुअल वैलिडिटी या उसकी जो सीटेट है वो कैंसिल नहीं होता या उसको वैलिड अनवैलिड नहीं किया गया, इनवैलिड नहीं किया गया, वो हमेशा वैलिड रहेगा। हर एक वैकेंसी उसके लिए वैलिड रहेगा जिसके लिए वो होता है। लाइक सेंट्रल जॉब के लिए सीटेट हमेशा वैलिड था, है और रहेगा। जस्ट केस अगर स्टेट अपनी चॉइस से सीटेट को कंसिडर नहीं करना चाहे तो वो कर सकता है कि नहीं कंसिडर करे और अपने ही जो स्टेट का टेट होता है उसको कंसिडर करेगा। तो ये हो सकता है माइट भी आने वाले आपके किसी स्टेट में अगर ऐसा है कि आपके स्टेट में कोई ऐसा केस बनता है कि आपके स्टेट में सीटेट अभी भी वैलिड नहीं है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने स्टेट का नाम जरूर बताइएगा। बाकी जैसे यूपी हुआ, दिल्ली हुआ, बिहार हुआ, इन काफी सारे स्टेट में अभी भी सीटेट को वैलिड किया जाता है और आगे भी मोस्ट प्रोबेबली चांस रहेगी कि कंटिन्यू ही रहने वाला है। तो ऐसे केस में सीटेट की वैलिडिटी या फिर सीटेट की जो वैल्यू है वो स्टेट और सेंट्रल दोनों में मिल जाती है। बट अगर इन फ्यूचर कुछ भी चेंज आता है तब भी आप जो सेंट्रल के एग्जाम्स है KVS, NVS, RRB, EMRS, DSSS, इस तरह के सभी एग्जाम के लिए आपको सीटेट ही चाहिएगा, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो या फिर इन फ्यूचर आने वाला पेपर 3 अगर वो भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। एग्जाम का मोड जो कि आपका क्या है, ऑफलाइन है। ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा, मतलब पेपर पेन आप कह सकते हैं। OMR सीट पर आपको आंसर देना होता है। बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जोड़ देता हूँ, 150 क्वेश्चंस होता है, 150 मिनट्स मतलब 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है। 2 पेपर्स या फिर हम कह सकते हैं पेपर 1, पेपर 2 सीटेट के में होते हैं, जिसमें पेपर 1 प्राइमरी टीचर्स के लिए, पेपर 2 जूनियर या फिर TGT लेवल के टीचर के लिए होता है, मतलब टीचर बनने के लिए पात्रता परीक्षा होती है। तो इसमें यह होता है आपको पास करने के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 90 नंबर चाहिए होते हैं। अगर आप रिजर्वेशन में हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में काफी जगह आपने देखा होगा कि 82 पर मतलब जो नंबर है वो बताया जाता है वो चाहिए होते हैं। बट अगर 55% की बात करें तो वो 0.5 भी आपको चाहिए होता है। 0.5 का सीटेट में केस नहीं बनता है। तो ऐसे केस में कभी भी 82 पे आप रिलायबल नहीं रहेंगे और आपको मिनिमम अगर आता है 83 इज द बेस्ट फॉर द रिजर्वेशन केसेस। कि अगर आने वाले टाइम में कोई भी वैकेंसी ये कह दे कि हमें 55% ही चाहिए मिनिमम, तो ऐसे केस में 82.5 बनता है। और अगर आपके 82 नंबर हैं तो हो सकता है कि आपको कंसिडर ना भी किया जाए, ये चांस है। बाकी आयोग, विभाग जिस पे भी है जो उसको कंडक्ट करा रहा है एग्जाम को, जो भी इस प्रोसेस को हैंडल कर रहा है उसके ऊपर है, वो 82 को लेना चाहे ले सकता है। अदरवाइज वो भी गलत नहीं है। अगर 82.5 जो कि आपका 55% नंबर बनते हैं और क्राइटेरिया 55% की ही है, तो ऐसे केस में वो 82 को ही कंसिडर करें, दैट कैन 83 को ही कंसिडर करें, दैट कैन बी पॉसिबल। तो ऐसे केस में अगर आप अभी भी 82 वाले और सोच के बैठे हैं कि मेरा एग्जाम तो क्रैक हो चुका है, मुझे जरूरत नहीं है, तो आप गलतफहमी भी हो सकती है ये आपकी। तो कोशिश करिएगा कि रिजर्वेशन के केस में भी 82 नंबर पे आप होल्ड मत करिए, आप कोशिश करिए 83 या मोर देन 82 नंबर, मतलब मोर देन 82 नंबर आपके हो। तो ऐसे केस में आप री एग्जाम या फिर आप कह सकते हैं दोबारा एग्जाम सीटेट का दे सकते हैं। इट्स गुड फॉर ऑल है, ठीक है, ये चॉइस है। अभी तक 82 को कंसिडर किया जाता है। कभी अभी रिसेंटली एक केस भी हुआ है जिसमें 82.5 की वजह से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट बना है। आने वाले फ्यूचर में ये चीजें हो सकता है, क्योंकि जल्दी आपने भी देखा होगा वैकेंसी आती नहीं है, आती है तो विवाद बड़े हैं। तो कोई भी ऐसा मौका आपके हाथ से ना जाए, तो ऐसे केस में आपको ये जरूर
ध्यान रखने वाली बात है कि इतने से छोटे से मार्जिन पे आप भरोसा ना करें। मिनिमम 83 रिजर्वेशन केसेस में और जनरल केस में 90 नंबर, ठीक है, ये आपको मिनिमम कंसिडर करके चलना चाहिए। आप एग्जाम दोबारा देना चाहते हैं दे सकते हैं, मल्टीपल टाइम दे सकते हैं, स्कोर बढ़ा सकते हैं। इसको जनरली अभी तक कंसिडर नहीं किया जाता है। मार्क्स को क्वालिफाई होना जरूरी होता है, तो सभी के लिए जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में हमने काफी सारे पॉइंट छोटे छोटे, चाहे टाइमलाइन से रिलेटेड हो, मार्क्स से रिलेटेड हो, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी यहाँ से आपकी जनरेट होती है या फिर कोई पुरानी है तो वो भी हमसे आप शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, कोई अगर आप सजेशन देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। DSSS EMRS वालों जो कैंडिडेट्स हैं या TGT लेवल के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अब अपडेट है कि वो हमारे जो एप्लीकेशन है उस पर कोर्स ऑलरेडी रनिंग है, जो कि TGT स्पेशल जो है आपका बैच है केमिस्ट्री का, तो आप उसे इनरोल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कोर्स है, काफ़ी लोगों ने जो है ऑलरेडी इनरोल किया है, बेनिफिट उठा रहे हैं, उसमें प्रैक्टिस सेट्स भी चल रहे हैं, कुछ यूट्यूब पे चल रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के आपको वहीं पे मिल रहे हैं। पूरा थ्योरी कंटेंट भी उस पर आपको अवेलेबल है, वैलिडिटी भी अच्छे टाइम के लिए आपको मिल जाती है। ऐसे केस में आप जाके इनरोल कर सकते हैं। अगर इनरोल भी नहीं करना, डेमो लेना है, तो आपको हमारे एप्लीकेशन पे डेमो भी वीडियोस में मिल जाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं। इवन सफिशिएंट वीडियोस है डेमो के लिए भी, जो आपको देखने को इजीली मिल जाएगी। अराउंड 100 वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है और कंटिन्यूस वो इंक्रीज ही हो रही है। साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन के थ्रू आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। स्पेशली TGT जो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, EMRS और DSSS भी, वो आप जाके देख सकते हैं। मॉक टेस्ट फ्री में भी दे सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। जस्ट जाइए, एनरोल करिए, टेस्ट दीजिए, स्कोर शेयर करिए हमारे साथ इंस्टाग्राम पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे, और स्पेशल डिस्काउंट भी आप इवन उसके थ्रू ले सकते हैं। बाकी अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिए, उनकी भी प्रिपरेशन चेक करिए और साथ में कंपटीशन का हिस्सा बनिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।